हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक था हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, दूसरा टॉपिक था हमारा रासायनिक समीकरण और उसको लिखने के चरण, और थर्ड टॉपिक था जिसे हमने पार्ट 2 में किया था, वो था रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो टॉपिक नंबर 4 पर डेडिकेटेड होगा पूरी तरह से, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उसकी रूपरेखा आपको समझा देता हूँ। तो इसकी हम अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुल मिलाकर 5 परिभाषाएं हम इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि उन सब परिभाषाओं को मिलाकर ऑक्सीकरण अपचयन की एक परिभाषा बनाएंगे। तो वो 5 परिभाषाएं कौन कौन सी है, मैं सबसे पहले उनके नाम बताऊंगा और उनमें जो भी जटिल पद आएंगे उनके अर्थ मैं आपको समझा दूंगा। तो पहली परिभाषा हम देंगे ऑक्सीजन के जुड़ने या फिर हटने के आधार पर, ठीक है। और दूसरी परिभाषा हम देंगे हाइड्रोजन के जुड़ने और हटने के आधार पर। इन दोनों में कोई जटिल टर्म नहीं आ रही है तो मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ अभी के लिए। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे विद्युत धनी तत्व के जुड़ने या हटने के आधार पर। इसमें टर्म आ रही है विद्युत धनी। तो विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं वो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, बाद में हम डायरेक्ट डेफिनेशन पर जाएंगे। तो विद्युत धनी का मतलब होता है, यहाँ पर एक धनी शब्द आ रहा है, धनी का मतलब होता है धनात्मक, ठीक है। ऐसे तत्व जिन पर धनात्मक साइन आए, यानी कि पॉजिटिव साइन आए, जैसे कि Na+ हो गया, K+ हो गया, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है उसे हम कहते हैं विद्युत धनी तत्व, ठीक है। तो विद्युत धनी तत्व के किसी यौगिक में जुड़ने से क्या होगा और विद्युत धनी तत्व के किसी यौगिक से हटने पर क्या होगा, उसके आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा थर्ड नंबर पॉइंट में सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर पॉइंट होगा उसमें हम सीखेंगे कि विद्युत ऋणी तत्व के जुड़ने से क्या होता है और विद्युत ऋणी तत्व के हटने से क्या होता है। अब बात आई विद्युत ऋणी की, तो विद्युत धनी क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो, और विद्युत ऋणी यानी कि ऋणात्मक, ऐसे तत्व जिनके ऊपर नेगेटिव साइन हो उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणी। यानी कि नेगेटिव साइन वाले जो तत्व है वो जुड़ने पर क्या होगा और उनके हटने पर क्या होगा, वो 4th नंबर पॉइंट में हम सीखेंगे। उसके बाद जो 5वां पॉइंट होगा उसमें हम सीखेंगे कि अगर किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, और अगर किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट्स है, इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करेंगे और हर एक पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे 1st नंबर पॉइंट, यानी कि ऑक्सीजन के जुड़ने या हटने के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। 1st नंबर पॉइंट जो है वो हमारा बिल्कुल नाम पर ही आधारित है। तो ऑक्सीजन का जो जुड़ना है वो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण, इससे हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन किसी यौगिक में जुड़ रहा है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और इसका बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीकरण की जो भी परिभाषा हम हर एक पॉइंट में देखेंगे उसकी बिल्कुल अपोजिट परिभाषा जो होगी वो अपचयन की होगी। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा हमने यहाँ पर क्या देखी, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अपचयन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का हटना। यानी किसी यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन हट रहा है तो उसका अपचयन हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल समझते ही आप इस पॉइंट को एकदम से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन के साथ हम करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और KClO3 का अपघटन कराने पर KCl+O2 बनता है। ये अभिक्रिया हमने मंद अभिक्रिया वाले पार्ट में पढ़ी थी। तो यहाँ पर देखें तो पहली 2 अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन यहाँ पे किसके साथ जुड़ रहा है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है और सल्फर के साथ जुड़ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम और सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है और बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। इस लाइन को हमें बनाना सीखना होगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और सल्फर का ऑक्सीकरण होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। जबकि यहाँ पर देखें तो KClO3 से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर और KCl यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन।
तो KClO3 का अपचयन होकर KCl का निर्माण होता है। इस तरह से हमें लाइन बनानी है और परीक्षा में इन लाइंस को लिखना है। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की ओर। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर हटना किसी यौगिक के ऑक्सीकरण या अपचयन को किस प्रकार से परिभाषित करता है। हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन जुड़ने से क्या होता है, अपचयन होता है। और फर्स्ट नंबर पॉइंट में हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण होता है। तो अगली वाली लाइन हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। हमें सेकेंड पॉइंट में मैंने कहा याद रखना है हाइड्रोजन जुड़ने से अपचयन होता है, तो इसका उल्टा अपोजिट वैसे ही हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को मैं एक साथ याद रखने के लिए आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन को जुड़ने से अपचयन होता है। ठीक है, तो अब इस सेकेंड नंबर पॉइंट के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में H2S के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और H2O और सल्फर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि H2S की क्रिया O2 के साथ हो रही है। अब हमें लगेगा कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, जबकि हमें परीक्षा में सवाल पूछेगा कि यहाँ पे H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक लाइन बनाने के लिए कहा था ऊपर वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे देखें तो H2S के साथ क्या घटना घटित हो रही है, यहाँ पे H2S है जबकि यहाँ पे ओनली S है, यानी कि S के साथ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से हट गया है और ओनली फॉर S बचा है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी यहाँ पर H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है और H2S का ऑक्सीकरण होकर बन क्या रहा है, सल्फर। ये लाइन हमें याद रखनी है, H2S का ऑक्सीकरण होकर सल्फर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है CH3CH2OH यानी कि एल्कोहल। अभी आप ये ना समझ पाएँ तो ओनली फॉर ये फॉर्मूला आप देखें और बन क्या रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड CH3CHO और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है। तो इसको तो हम डायरेक्ट समझा सकते हैं, हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि एल्कोहल का या फिर एथेनॉल का जो है ऑक्सीकरण होकर एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एल्कीन का। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। एल्कीन के साथ मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ इस बार। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, यानी कि एल्कीन का क्या हो रहा है, अपचयन। निर्माण किसका हो रहा है, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसे हम कहते हैं एल्केन। तो एल्कीन का अपचयन होकर एल्केन का निर्माण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो Cl2 के साथ H2 का योग हो रहा है, यानी कि अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पे Cl2 का अपचयन हो रहा है। Cl2 का अपचयन होकर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन दोनों पॉइंट्स में हमें केवल 2 लाइनें याद रखनी है, ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन के जुड़ने से अपचयन होता है। शेष 2 लाइनें जो है वो आप मन से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड नंबर पॉइंट की ओर। तो थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा विद्युत धनी तत्व के जुड़ने या फिर हटने से क्या होगा। विद्युत धनी तत्व मैंने आपको समझा दिए हैं, जिनके ऊपर प्लस का चिन्ह होता है उसे हम कहते हैं विद्युत धनी तत्व। तो हमें इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो विद्युत धनी तत्व है या फिर जिनके ऊपर पॉजिटिव होता है वो हमेशा हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ की तरह एक्ट करता है, ये भी एक विद्युत धनी तत्व है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। और जो विद्युत ऋणी तत्व होंगे यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव होगा वो ऑक्सीजन की तरह व्यवहार करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो O2- के रूप में रहता है। ये एक प्रकार का क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है। तो सभी विद्युत धनी जो तत्व होंगे वो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेंगे और विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन की तरह व्यवहार करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि हाइड्रोजन के जुड़ने पर क्या होता है, अपचयन, उसी प्रकार विद्युत धनी तत्वों के जुड़ने या फिर प्लस साइन वाले तत्वों के जुड़ने से भी अपचयन होगा। और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो वे तत्व जिनके ऊपर नेगेटिव होगा उनके जुड़ने से भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इस पॉइंट में हम विद्युत धनी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं।
तो परिभाषा तो आपको मैं समझा चुका हूँ कि विद्युत धनी तत्व किसकी तरह एक्ट करते हैं, हाइड्रोजन की तरह। तो हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन। उसी प्रकार विद्युत धनी तत्व जब जुड़ते हैं तो होता है अपचयन, और हटते हैं तो होता है ऑक्सीकरण। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम पूरा डिटेल में समझते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लिया है और इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करवाई है। तो बना क्या यहाँ पर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो पोटेशियम आयोडाइड को अगर मैं आयनित करूँ तो कुछ इस प्रकार से वो आयनित होता है K+ और I- के रूप में। ये कैसा तत्व हो गया, विद्युत धनी तत्व, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। ये विद्युत धनी तत्व आयोडीन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जबकि उत्पाद में जाते ही ये अलग हो जाता है, आयोडीन अकेला रह जाता है और ये विद्युत धनी तत्व इससे अलग हो जाता है। तो विद्युत धनी तत्व अलग हो रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, हाइड्रोजन की तरह। हाइड्रोजन जब अलग होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और I2 का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हमें इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मतलब कि इस विद्युत धनी तत्व को हमें हाइड्रोजन मानना है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है H2S और Cl2, HCl बन रहा है और सल्फर बन रहा है। तो H क्या होता है, विद्युत धनी तत्व। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ। जबकि उत्पाद में अगर देखें तो सल्फर अकेला है यहाँ पर, और H जो विद्युत धनी तत्व है इससे अलग हो चुका है, यानी कि H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है सल्फर के रूप में, क्योंकि विद्युत धनी तत्व का हटना हाइड्रोजन के हटने के समान होता है। जब हाइड्रोजन हटता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है वो सब हाइड्रोजन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि वो अगर हटते हैं तो होता है ऑक्सीकरण और वो जुड़ते हैं तो होता है अपचयन। अब जुड़ने का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। मैग्नीशियम क्या है, धातु। सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत धनी होती है, यानी कि सभी के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। मैग्नीशियम आप जानते हैं कि जब किसी के साथ क्रिया करता है तो Mg+2 के रूप में होता है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। तो ये धन विद्युती या विद्युत धनी तत्व है। क्लोरीन के साथ पॉजिटिव वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो क्लोरीन का अपचयन हो रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। ये वैसे तो गलत है कि हम किसी भी तत्व को हाइड्रोजन मान रहे हैं, पर अपनी सुविधा के लिए हम मान सकते हैं, याद रखने के लिए कि मैग्नीशियम +2 में रहता है तो इसको हम H+ की तरह मान सकते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जुड़ना हो जाएगा अपचयन। अब हम देखते हैं ऋण विद्युती तत्व जुड़ने पर क्या होगा और उसके हटने पर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋण विद्युती तत्व या विद्युत ऋणी तत्व को क्या मानना है, ऑक्सीजन मानना है, क्योंकि O2- के रूप में रहता है। तो सभी विद्युत ऋणी तत्व उसी की तरह एक्ट करते हैं। किसी में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसी तरह से किसी में अगर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ेगा, यानी कि माइनस वाला जुड़ेगा तो होगा ऑक्सीकरण, और माइनस वाला हटेगा तो होगा अपचयन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना हो जाएगा ऑक्सीकरण, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह, और हटना हो जाएगा अपचयन। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, मैग्नीशियम के साथ मैं क्लोरीन की रिएक्शन करा रहा हूँ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है। तो क्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व, क्योंकि Cl- के रूप में होता है। अब हम यहाँ पे ये वाली जो ऊपर वाली रिएक्शन देख रहे हैं इसकी इसके साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि किसी के साथ धन विद्युती या फिर पॉजिटिव वाला जुड़ता है या फिर वो हाइड्रोजन की तरह एक्ट करता है। तो हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन, यानी कि क्लोरीन का अपचयन हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। तो इसको हम कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। ये विद्युत धनी तत्व है, हम सब जानते हैं, परंतु हमें विद्युत ऋणी तत्व को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन जब किसी में जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में हमें प्रोडक्ट
प्राप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2FeCl3 + H2 गिव्स अस 2FeCl2 + 2HCl। यहाँ पे आयरन के पास देखें तो क्लोरीन के 3 अणु हैं। ठीक है, 3 परमाणु हैं। 3 परमाणु होने की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करता है, विद्युत ऋणी की तरह, क्योंकि Cl- के रूप में रहता है। इसके पास 3 Cl- उपस्थित है, जबकि प्रोडक्ट में हम देखें तो इसके पास केवल 2 Cl- उपस्थित है। एक Cl- इसके साथ से चला गया, यानी कि जो नेगेटिव वाला था एक यहाँ से हटा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटा, तो ऑक्सीजन के हटने पर क्या होता है, अपचयन। तो FeCl3 का अपचयन यहाँ पे हो रहा है और FeCl2 का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमने जो तीसरा और चौथा टॉपिक पढ़ा वो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड टॉपिक के समान है। हमें क्या करना है कि जो प्लस वाले होते हैं उनको मानना है हाइड्रोजन और जो माइनस वाले होते हैं उनको मानना है ऑक्सीजन, और बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करके हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये 4 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं उसके माध्यम से ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करें, तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो ऊपर वाले 4 पॉइंट को हम शामिल करें तो ऑक्सीकरण अपचयन की इस प्रकार की परिभाषा प्राप्त होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर नेगेटिव साइन वाले जुड़े। मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव साइन वाले होते हैं वो ऑक्सीजन की तरह एक्ट करते हैं, तो वो अगर जुड़ेंगे किसी में तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ेगा या धनात्मक चिन्ह वाले जुड़ेंगे, धनात्मक आवेश वाले जुड़ेंगे, तो क्या होगा, अपचयन, क्योंकि धनात्मक आवेश वाले हमेशा हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स का निष्कर्ष जो है वो यही है। अब हम देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट क्या है। 5वां पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर अगर किसी तत्व या फिर यौगिक में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसका अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कैसे और हटेगा कैसे उसको मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर मैं ऑक्सीकरण और अपचयन आपको बताऊँगा। तो इलेक्ट्रॉन हटने की प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ पे आप एक तत्व देख रहे हैं Na। अभी के लिए मैं नीचे वालों को हाइड करता हूँ ताकि आपका फोकस केवल एक एग्जाम्पल पर रहे। यहाँ पर देखें हम सोडियम है, सोडियम उदासीन अवस्था में है, न तो इसके ऊपर कोई प्लस है न ही इसके ऊपर कोई माइनस है। अब अगर किसी के ऊपर प्लस का चिन्ह आता है तो उसका मतलब है कि उसके पास कमी है। ठीक है, प्लस का चिन्ह हमें प्रदर्शित करता है कमी को। ठीक है, अगर मैंने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकाल दिया, अलग कर दिया, इसमें था, इससे मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो इसे हम +1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे +1। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख, तो यहाँ पर मैंने लिया है Fe+2, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस Fe जो उदासीन था उससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल दिया हमने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। तो पहले इसके पास 2 की कमी थी, एक हमने और निकाल दिया, तो इसके पास कितनी की कमी होगी, 3 की कमी होगी। तो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार वाला जो एग्जाम्पल है वो माइनस वाला एग्जाम्पल है। माइनस हमेशा रिप्रेजेंट करता है अधिकता को, यानी कि उदासीन से एक अधिक इलेक्ट्रॉन इसके पास उपलब्ध है। हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो ये उदासीन कंडीशन में वापस से जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 2 अणु हैं क्लोरीन के, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ, तो क्लोरीन के 2 अणु बनेंगे जो कि उदासीन होंगे। उदासीन क्यों हुए, क्योंकि एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन था उससे हमने बाहर निकाला है, तो कंडीशन कौन सी प्राप्त होगी हमें, उदासीन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता कैसे है। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल वापस से लेते हैं। क्लोरीन में हमने इस बार इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, जोड़ने पर ये उदासीन स्थिति से अतिरिक्त वाली स्थिति में आ जाएगा, अधिकता वाली स्थिति में। ठीक है, तो इसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, मतलब मैग्नीशियम+2 क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकाल दिए हैं। अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये वापस से अपनी उदासीन अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास कमी कितने की थी, 2 की, और 2 हमने इसे वापस से दे दिए हैं, तो उदासीन मैग्नीशियम यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो आप समझ पाए होंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है और जुड़ता कैसे है। अब हम देखते हैं परिभाषा, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। तो पहले वाले जो 3 एग्जाम्पल है
उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करते हैं। जबकि आखिर के दो एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन। ठीक है, इसी के साथ हम एक और पॉइंट देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो धनावेश बढ़ रहा है। यहाँ पर कोई धनावेश नहीं है, उदासीन है, यहाँ पर धनावेश आ गया, यहाँ पर 2 धनावेश है, यहाँ पर 3 धनावेश आ गया। यानी कि जब ऑक्सीकरण होता है तो धनावेश बढ़ता है, और जब अपचयन होता है तो ऋणावेश बढ़ता है। यहाँ पर उदासीन था और यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, यानी कि ऑक्सीकरण होने पर धनावेश बढ़ता है और अपचयन होने पर ऋणावेश बढ़ता है। तो जो मैं अभी बोल रहा था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये वाली चीज़ हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपौपचय अभिक्रिया में काम आएगी। अभी देखेंगे कैसे काम आ रही है। तो होती क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ संपन्न हो। अभी तक हमने देखा था कि सभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो हो रही थी वो अर्ध अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, केवल एक टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब जो हम अभिक्रिया देखेंगे उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होगा। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया में, जब जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया था क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जिंक उदासीन अवस्था में है और अभिक्रिया करके ये जिंक सल्फेट बना रहा है। इसको मैं अगर तोड़ूँ तो क्या बनेगा? Zn+2 और SO4 2-, यानी कि जिंक उदासीन अवस्था से +2 अवस्था में जा रहा है। यानी कि आवेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि। और मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब धनावेश बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी कि जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पर देखें तो कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 स्टेट में है और रिएक्शन होने के बाद ये 0 स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, उदासीन अवस्था में आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो +2 था वो कम हो जाता है। कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें -2 जोड़ा। अगर 2 में से 2 को घटाएंगे तो कट के 0 होगा। यानी कि हमने क्या जोड़ा? ऋणावेश जोड़ा। तो ऋणावेश जब बढ़ता है तो क्या होता है? अपचयन। ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट का कॉपर के रूप में यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अगर इस रिएक्शन को हम 2 रिएक्शन में बांटें तो 2 रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि Zn से हम Zn+2 पर गए, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए और धनावेश की मात्रा यहाँ पर बढ़ी। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन, यानी कि कॉपर वाली कंडीशन में यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रिएक्शन हमें मिलेगी। इसे हम कहते हैं आयनिक अभिक्रिया। ठीक है, हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, इससे रिलेटेड थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो कि अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयरन में। यानी कि इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो हट रहा है और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। तो इसकी भाषा क्या बनेगी? आयरन ऑक्साइड का आयरन के रूप में अपचयन यहाँ पर हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया है, कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, जबकि बन क्या रहा है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि आयरन ऑक्साइड का आयरन के रूप में अपचयन हो रहा है। यानी कि दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप इस वीडियो को वापस से रिपीट करें, इसी के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे। अगला 5वां टॉपिक हम उसमें लेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पीछे वाले जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। उन लिंक को ओपन करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही जो चैप्टर नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।